नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल CGKV DK में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किए थे साइंस, है ना, जिसमें हम लोग का एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हमारा एक पार्ट अर्थात एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके प्ले लिस्ट में है अर्थात हमारे इस यूट्यूब चैनल पर है, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा पाचन तंत्र का दूसरा वीडियो है दोस्तों। ठीक है, पाचन तंत्र से हर एक प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग पूरा कंटिन्यू पढ़ते रहिए और ध्यान से अपना नोट्स बनाते रहिए ताकि पूरा हर एक बातें याद होती रहे और एग्जाम आप लोग का निकल जाए। ठीक है, चलो समय को ध्यान में रखते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, कल हम लोग पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े थे? पहला कि हमारा जो भोजन है, पाचन कैसे होता है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से ग्रंथि भाग लेते हैं पूरे भोजन को पचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, सबसे पहले हम उसको दो भाग में डिवाइड किए थे, एक आहार नाल और एक पाचक ग्रंथि। आहार नाल के अंतर्गत बहुत सारे क्या देखे थे आप लोगों का पार्ट्स देखे थे, जैसे कि मुख, मुख गुहा, ठीक है, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार। और पाचक ग्रंथि में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और आप लोग का अग्नाशय, इतना हम लोग देखे थे। अब उसी को हम लोग डील करते जा रहे हैं। तो डील करते जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग आहार नाल को क्या किए थे, प्रारंभ किए थे। तो आहार नाल में आने वाला पहला पार्ट हमारा है मुख व मुख गुहा। इसी को हम लोग पढ़ रहे थे और ये लगभग कंप्लीट हो गया था, जिसमें का तालु, जीभा, दांत आता है। तो दांत के पूरे जो पार्ट था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जितना क्वेश्चन हमारे दांत से संबंधित बनता है हमारे पहले वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा पार्ट क्या था? मुख व मुख गुहा। तो मुख व मुख गुहा यही था, जिसमें का हमारा देखा जाए इंग्लिश में इसको बकल कैविटी या माउथ या बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। ठीक है, तालु, जीभा और दांत। ठीक है, पैलेट, टंग एंड टीथ। तो दांत वाला हिस्सा हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं जीभा। फिर जीभा को देखने के बाद, जीभ को देखने के बाद तालु को देखेंगे। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालना जीभ, हेडिंग डालना जीभ। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमारा जीभ अगर देखा जाए, इसको जीभ भी बोल सकते हो या तो जीभा भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं। ठीक है, तो जीभ हमारा पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन पाचन करने में पूरे सहायक होते हैं। कैसे पाचन करने में पूरा सहायक होता है? जैसे कि मान के चलो, जैसे हम कोई भी भोजन करते हैं, भोजन को अपने मुंह में लेते हैं तो सबसे पहले दांत के माध्यम से उसको चबाते हैं। तो चबाते हैं तो हमारे तालू के बगल गाल में हमारा ग्रंथि लगा हुआ है, उसमें उस लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि से बहुत सारे एंजाइम सिक्रेशन होता है, स्रावित होता है। तो उस लार को मिलाने में तथा भोजन को निगलने में पूरा सहायता प्रदान करता है कौन? जीभ। ठीक है, तो जीभ का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, याद रखना, जीभ हमारा भोजन को पीसने में और भोजन को निगलने में तथा पाचन के सहायक में भाग लेता है। अगर देखा जाए जीभ में टेस्ट बड्स होता है। टेस्ट बड्स तात्पर्य स्वाद कलाएं। ठीक है, स्वाद टेस्ट मतलब स्वाद, कलिकाएं बोलो या कलाएं बोल लो। ठीक है, स्वाद कलाएं। जैसे कि कोई भी भोजन जब हम लोग करते हैं, जैसे कि सेव हो, चावल हो या कोई फल हो या अनाज हो, कि वो सड़ा है या गला है, तो उसको हम लोग टेस्ट के अनुसार हम लोग पहचान लेते हैं कि नमकीन है, कि मीठा है, कि कड़वा है। तो किसी प्रकार के भोजन को टेस्ट के रूप में अर्थात स्वाद के रूप में, स्वादानुकूल के अनुसार उसको जानने के लिए हमारा जीभ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, टेस्ट बड्स अर्थात स्वाद कलाएं होते हैं। तो कौन से कला पाया जाता है? याद रखना, स्वाद अर्थात स्वाद हमें किसमें पाया जाता है? तो स्वाद को टेस्ट करने के लिए हमारे जीभ पे उपस्थित होता है।
ठीक है, स्वाद कलाएं बोलते हैं, जिसको ज्ञानेंद्रिय के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझना है। अब हमारा देखा जाए तो टेस्ट के अनुसार, स्वाद के अनुसार जीभ को हम लोग 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मुख्य रूप से 3, और अगर और देखेंगे तो 4 पार्ट्स, तो 3 से 4 भाग में विभाजित करते हैं किसको, जीभ को। देखते हैं, मान के चलो ये हमारा जीभ है, ठीक है, समझ लो ये हमारा क्या है, जीभ है दोस्तों। तो जीभ हमारा देखा जाए, ठीक, ये जीभ है, जीभ का हमारा ये अग्रभाग होता है, अग्र मतलब ऊपर वाला, अग्रभाग, ठीक। ये बीच वाला हमारा मध्य भाग, ये मध्य भाग होता है, और ये नीचे वाला पश्च भाग, नीचे वाला, ठीक है, जीभ। तो अग्रभाग में स्वाद कैसा होता है, स्वाद के अनुसार, इसको स्वाद के अनुसार हम लोग देखा जाए तो 4 प्रकार से बांटते हैं, 4, वो 4 क्या क्या बता रहा हूं, स्वाद के अनुसार 4 प्रकार से बांटते हैं। पश्च भाग अर्थात एक हो गया जो कि ये हमारा मीठा होता है, ठीक है। जब भी कोई करोगे, कोई भी किसी भी प्रकार से थोड़ा कड़वा भी क्यों न रहे, उसको यहाँ पहले हमारे पश्च भाग में जब टच कराते हैं तो हमें मीठा लगता है, क्योंकि ये हमारा भाग, जीभ का पश्च भाग, निचले वाला हिस्सा का उसका स्वाद जो होता है मीठा होता है, ठीक है। मध्य में देखा जाए तो मान के चलो ये आप लोग का हमारा नमकीन होता है, नमकीन बोले तो इंग्लिश में साल्टी, ठीक है, और ये स्वीट्स। और अग्रभाग देखा जाए, अग्र ऊपर वाला, तो ये हमारा आप लोग का बीटर होता है, अर्थात कड़वा, ठीक है, क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है, क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। और ये कड़वा और नमकीन के मध्य में एक चीज और मिलता है, खट्टा, ठीक, क्या होता है, खट्टा, सॉस, ठीक है। इस प्रकार से स्वाद के अनुसार जीभ के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, स्वाद उनके टेस्ट बड्स के अनुसार, स्वाद कलिकाएं। तो इस पर कौन सा स्वाद होता है अग्रभाग में, कड़वा, बीच में देखा जाए तो नमकीन, तो नमकीन और कड़वा के मध्य में खट्टा, और निचले वाला हिस्सा हमारा मीठा, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमारा जो जीभ है यह केवल स्वाद के रूप में चखने के लिए और भोजन को लार में, है ना, मिलाने के लिए, पीसने के लिए और उसको निगलने के लिए सहायता प्रदान करता है। इतनी बातें जीभ के बारे में जानना है, बाकी सब क्लियर है, ठीक है। इस प्रकार दांत और जीभ के बारे में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट होता है हम लोग जान गए बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जीभ के बाद आता है, देखो ये दांत कंप्लीट हो गया, जीभ कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं तालू की। तो जीभ के ऊपरी हिस्सा हमारा तालू है, जिसको पैलेट कहते हैं, है ना, और इसी ये तालू हमारे गाल से लगा हुआ है, और गाल का जो निचला गाल देखा जाए तो हमारा कान है, और इस कान के निचले में हमारे लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। इधर भी 3 और इधर भी 3, अर्थात 3 के जोड़े में लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, जो कि पाचक ग्रंथि है हमारा। तो पाचक ग्रंथि हमारे भोजन को पाचन करने में सहायक होते हैं। तो लार ग्रंथि के बारे में पहले पढ़ेंगे। यही तालू से लगा हुआ है हमारा ग्रंथि, कौन से ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड अर्थात लार ग्रंथि, ठीक है। चलो देखते हैं, तो तालू से तात्पर्य हम लोग उसी को अध्ययन करते हैं, लार ग्रंथि, फिर ये तालू भी हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे हमारे मुख में भोजन का पाचन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मुख और मुख गुहा में दांत कंप्लीट, जीभ कंप्लीट, अब तालू की बात करते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, देखो अब बात करते हैं हम लोग लार ग्रंथि, है ना भाई, सैलिवरी ग्लैंड। तो याद रखना, अब हम लोग बात करते हैं लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि कहां स्थित होता है, हमारे तालू के बगल, गाल के ऊपर, कान के नीचे, ठीक है, 3 जोड़ी में। याद रखना, लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो कान के नीचे, गाल के ऊपर, बीचों बीच, याद रखना तालू के बगल, ठीक है। तो ये 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी में पाई जाती है, 3 जोड़ी में पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मनुष्य में लार ग्रंथि कितने जोड़ी में पाई जाती है, 3 जोड़ी में पाई जाती है, ठीक है। राइट में 3, लेफ्ट में 3, वो भी क्या क्या याद करते चलना है बेटा।
ठीक है, तो 3 जोड़ी क्या है याद रखना। पहला हो जाएगा पैरोटिड, पहला याद रखना पैरोटिड, दूसरा याद रखना सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है सबलिंगुअल, और तीसरा याद रखना सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, ठीक है, इसको सब मेडिबुलर भी कहते हैं। ठीक, ये तीनों हमारा राइट में 3 और लेफ्ट में 3 हमारा क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है। याद रखना ग्रंथि का नाम याद रखना बेटा, ठीक है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, इसको हम लोग सब मेडाबुलर भी बोलते हैं ना, सब मेडाबुलर, याद रहेगा। अब हमेशा जब भी ग्रंथि की बात होगी, ठीक है, जब भी ग्रंथि की बात होगी तो ग्रंथि के अंदर से हमेशा एंजाइम का सिक्रीशन होता है, स्रावित होता है, बहता है। तो जाहिर से बात ये हमारा क्या है, ग्रंथि है, तो ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम्स निकलता है जो भोजन को पाचन करता है, वसा को पाचन करता है, छोटे छोटे जीवाणु को मारने का कार्य करता है ना। तो देखो ये पैरोटिड, ये पैरोटिड जो है ना हमारे सांप होता है ना, सांप, सांप में देखो कोई भी इंसान को जब काटता है ना तो उसका पैरोटिड से वो अपना दांत को दबा करके पैरोटिड से जहर निकालता है। और सांप में 2 प्रकार का जहर होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन और एक आप लोगों का हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन का मतलब तात्पर्य होता है ब्लड। जब भी हीमोटॉक्सिन वाला जहर मिलेगा सांप में तो थोड़ा 3 से 4 घंटा आप जिंदा रह सकते हो, तो उससे सीधा जिला अस्पताल जाइए। लेकिन जब न्यूरोटॉक्सिन उनका जहर निकलेगा और आपको अंदर चला जाएगा तो सीधा ब्रेन को हेमरेज करता है, वो सीधा इधर से नष्ट होता है, तो इंसान का बचने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो देख लेना है ना, पैरोटिड है हमारा किस में पाया जाता है ज्यादा, खास करके जो सामने में एग्जांपल दूं तो आप लोग का सांप, सांप के जो पैरोटिड होता है उसी में उसमें क्या होता है, जहर होता है, जहर विष होता है पूरा, ठीक है, पॉइजन। तो इस प्रकार से पैरोटिड में याद रखना, ठीक है, सांप के रूप में। और हमारे मनुष्य में पैरोटिड भी होता है ना। तो ये 3 हो गए। अब कौन कौन सा एंजाइम होता है उस एंजाइम को पहले जानो। देखो इन तीनों में आप लोग का 4 प्रकार का आप लोग को क्या जानना है, एंजाइम जानना है। मुख्य रूप से 3 एंजाइम्स, लेकिन 4 एंजाइम्स याद रखो। इसी तीनों में क्या क्या पाया जाएगा, देखो याद रखें, इसमें पाए जाने वाले एंजाइम क्या क्या है, देखो तो एंजाइम्स, ठीक है। पहला याद रखना लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम पहला याद रखना। लाइसोजाइम एंजाइम्स जब हम लोग किसी प्रकार के भोजन या अनाज है ना, भोजन करते हैं तो कोई अनाज खाते हैं या फल खाते हैं है ना, तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, कीड़े भी होते हैं या जीवाणु होते हैं, उसको नष्ट करने का काम हमारे जो लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि में हमारे लाइसोजाइम उस छोटे छोटे जीवाणु को मारने का कार्य करता है। क्या काम करता है, तो छोटे छोटे जीवाणु को मारने का काम हमारे मुख में कौन सा एंजाइम करता है करके पूछा जाएगा तो याद रखना लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या होता है, ये हमारा जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुनाशी, ठीक है, जो जीवों को, छोटे छोटे जीवों को क्या करता है, नष्ट करता है, ठीक है। अब एक होगा, दूसरा याद रखना, दूसरा डाइस्टेज, डाइस्टेज, ठीक है। तीसरा टाइलिन, और चौथा याद रखना, चौथा हो जाएगा बेटा म्यूलिन। इसी की बुक में म्यूकस लिखा रहता है, म्यूलिन, ठीक है। इस प्रकार से 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं तो सबका कुछ न कुछ तो वर्क होगा, कुछ न कुछ कार्य होगा, तब तो पाचन क्रिया में हमारा सहायक होंगे ये सब, ठीक है। तो ये डाइस्टेज जो है और टाइलिन जो है, डाइस्टेज और टाइलिन हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च का पाचन करते हैं। किसका पाचन, स्टार्च। बेटा बहुत सारे लोग जो है स्टार्च का मतलब नहीं समझ पाते। मान के चलो एक फल है सेव, सेव के ऊपर में जो उसका छिलका है वही स्टार्च है। अगर कोई देखो आटा है, आटा चाहे गेहूं का आटा है, गेहूं के आटा को आप छन्नी में छानोगे तो ऊपर में बड़े बड़े कण रुक जाता है और छोटे छोटे कण नीचे चले जाते हैं। तो छोटे छोटे कण जो है उसका वो तो आटा है, लेकिन ऊपर में जो बच गया ना बड़े बड़े कण, वही उसका फाइबर है,
ठीक है। अगर हम हमारे शरीर में जितना फाइबर जाएगा ना, स्टार्च जाएगा, उतना अच्छा हम लोग को प्रोटीन विटामिन वसा मिलेगा। लेकिन देखना, आप जब भी कुछ खाओगे तो आटे की रोटी आप खा सकते हो क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा फाइबर है। लेकिन कभी 2 kg का प्रोटीन भी 2-3 व्यक्ति खा सकते हो, लेकिन 2-3 kg का मैदा को खा पाओगे क्या? क्यों नहीं खा पाओगे मैदा को? क्योंकि उस मैदा में आपका फाइबर मिलेगा ही नहीं, पेट दर्द करेगा, पाचन की क्रिया में बहुत ही दुखदाई हो जाएगा, पच नहीं पाएगा, टेंशन हो जाएगा, है ना भाई। इसीलिए स्टार्च का पाचन कौन करता है करके पूछा जाता है। तो याद रखिए, स्टार्च का पाचन हमारे शरीर में जब मुंह में रहता है तो खाना खाते के दौरान हमारे लाल ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला डाइस्टेज ऑफ टाइलिन टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा स्टार्च का पाचन। तो स्टार्च का पाचन कौन कर रहा है? स्टार्च। ठीक, इसी को हिंदी में मंड कहते हैं, मंड। तो स्टार्च और मंड का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो याद रखना टाइलिन साथ में डाइस्टेज। अब बच गया बेटा म्यूलिन। ठीक है, म्यूलिन। अब हम लोग खाना को चबा रहे हैं, खा रहे हैं, लार निकल रहे हैं, एंजाइम्स निकल रहे हैं, पूरा सबको मिला रहे हैं, जीभ का कार्य है, दांत का भी कार्य है, चबा रहे हैं, सबका कार्य चल रहा है, एंजाइम निकल रहा है, एमाइल आपको पता चल गया, लाइसोजाइम का काम चल गया, जीवाणु को नष्ट करने का काम कर रहा है, डाइस्टेज और टाइलिन का काम पता चल गया, स्टार्च को पाचन करने का काम कर रहा है। बात आ रही म्यूलिन की, हमारा खाना नीचे कैसे में जाएगा? जितना आप चबाओगे ना उतना लार हमारा सिक्रेशन होगा, स्रावित होगा। देखना, जब हम चावल को गट करके अंदर हम लोग क्या कर धकेलते, सीधा निगलते जाते हैं, तो अचानक पानी करके खांसी आती है, पानी, क्योंकि भाई उसमें लार अच्छा से मिल नहीं पाया, चबाया नहीं हो तो पानी नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन रोटी को जब आप खाते हो कितने बार चबाते हो? सीधा लार मस्त मिलते है, गट आराम से निकलते हो, समझ रहे हो? तो उस लार में उसको लसलसा बनाने का कार्य कौन करता है? तो याद रखना, म्यूलिन जो है हमारा, म्यूलिन एंजाइम यही खाने को, भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम? लसलसा। ठीक है, लसलसा बनाने का कार्य हमारा म्यूलिन नामक एंजाइम्स करता है। अब इस प्रकार हमारे पूरा मुंह में पाचन की प्रक्रिया फिनिश होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंग में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन के पाचन मुंह में होता है। किसके सहायता से? लार ग्रंथि, दांत, मुंह, जीभ के सहायता से। आगे बात समझ में? इस प्रकार से आपका मुख या मुंह, तालु, जीभा, दांत हमारा कंप्लीट होता है। अब जैसे ही, ठीक है, मान के चलो, देखो समझना, अब हमारा क्या हुआ, हमारा जो खाना है, मुंह, ये मुंह से कहां आएगा? ग्रसनी की तरफ। खाना कहां जाएगा? इधर ग्रसनी, अर्थात ग्रसनी के बाद ग्रसिका। ग्रसिका बोले तो ग्रास नली। ठीक है, कहां क्या बोलते हैं जी? ग्रास नली। तो अब ग्रास नली में क्या होगा? लसलसा हो गया खाना, तो ग्रास नली में हमारा भोजन धीरे धीरे क्रमण कुंचन गति के कारण नीचे धकेलेगा। ग्रास नली नीचे की ओर क्या करेगा? स्रावित करेगा। ठीक है, तो अब भोजन हमारा धीरे धीरे नीचे आएगा, किसके माध्यम से? ग्रास नली के माध्यम से। ग्रास नली जो है हमारे पाचन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन उसका भूमिका यही है कि भोजन को वह अपने नाली के माध्यम से, ग्रास नली के माध्यम से क्या करता है? क्रमण कुंचन की गति से भोजन को धीरे 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 क्या करता है? नीचे अमाशय की ओर धकेलता है। ठीक है, याद रखना बेटा, इस प्रकार। ठीक है, उससे पहले हमारा यहाँ पर एक और होता है, क्या होता है? एक और नली होता है, ग्रसनी। तो ग्रसनी बेटा हमारा देखा जाए तो ग्रसनी जो है श्वास लेने, है ना, जब खाना खाते तो श्वास जाता है तो हमारा ग्रसनी में जाता है, और ग्रास नली में खाना जाता है। तो हमारा जो ग्रसनी है, ग्रसनी में, फेरिंग्स में, वो हमारा नाक से लगा रहता है, जिसको नासिका। ठीक है, नीचे इधर आपका एक गला से लगा रहता है, ग्लॉट से, है ना, वो 2-3 प्रकार का होता है। जैसे कि ये ग्रसनिका जो है एक नासा में जा रहता है, नासा मतलब नाक में, एक हमारा मुंह में लगा रहता है और एक कंठ में लगा रहता है।
कौन? तो नासा, मुंह और कंठ ग्रसनी का भाग है, जो कि वो श्वास लेने में काम आता है ज्यादा। अब हम लोग आप लोग जब श्वसन के पढ़ेंगे ना, तो अब श्वसन में बताऊंगा पूरा, क्योंकि श्वसन में हमारे पाचन में भाग है, तो पाचन के बारे में अभी हम लोग पाचन के टॉपिक है तो पाचन के बारे में बात करेंगे, श्वास के बारे में काहे बात करेंगे, है ना भाई। तो ये ग्रसनी, अब ग्रास नली के माध्यम से हमारा खाना नीचे उतरेगा, किसमें आएगा? अमाशय में आएगा। ठीक है, तो मुख गुहा खत्म। मुख गुहा के बाद दूसरा था आप लोगों का, याद रखना, ग्रसनी। तो ग्रसनी हमारा श्वास नली है। ग्रसनी के बाद ग्रास नली। तो ग्रास नली के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो अब हम लोग देखते हैं दूसरा, आप लोग का मुख गुहा खत्म हो गया, हमारा मुख गुहा कंप्लीट हो गया। मुख गुहा के बाद था ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी भी हमारा ये श्वास नली में काम आता है। ये 3 भाग में बटा होता है। नासा क्षेत्र में नाक में जा रहा था श्वास के लिए, एक मुंह से श्वास के लिए, और एक हमारे गलट में इधर आ रहता है। 3 भाग में रहता है ये। ठीक है, याद रखना। ये ज्यादा नहीं रहता, ये 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, 12 से 14 सेंटीमीटर ये लंबा होता है ग्रसनी। अब बात करते हैं, हेडिंग डालना आप लोग, तीसरा हमारा ग्रास नली। ठीक है, ये ग्रसनी को हम लोग फेरिंग्स बोलते थे। ठीक है, फेरिंग्स। और ये हमारा ग्रास नली को क्या बोलते हैं? ओजोफेगस। ठीक है, ओजोफेगस कहते हैं ग्रास नली को। ठीक, याद रखना, ये ग्रास नली हमारा 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, लंबी नली। ठीक है, ये 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो खाना को धीरे धीरे क्रमण और कुंचन गति के आधार से धीरे धीरे नीचे धकेलता है। ठीक है, और जब भी खाना हमारा जो खाना जो है हम लोग मुंह में जब चबाते हैं, खाते हैं, तो पूरा एक लुगदी बनता है, जिससे अचानक कंकड़ मिल जाता है। तो कंकड़ मिलता है तो उसको मुंह में से निकाल देते हैं, हाथ में रखते हैं, देखते हैं, अगर कंकड़ को निकाल देते हैं, अगर खाना फेंक रहा है तो फेंक देते हैं, लेकिन मीठा रहे तो खा देते हो, है ना। तो वही जो मुंह में हमारा जो लुगदी बना है, उस मुंह में जो लुगदी बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। देखना, समझना, मान के चलो मुंह से हमारा ये किस में आएगा? ग्रास नली में। ये हमारा ये बना लो, आप लोग भी बना लो अच्छे से। ये ठीक है, तो देखो, तो ये ग्रास नली हमारा, ये है ग्रास नली। ग्रास नली यही है। ये ग्रास नली की लंबाई कितना होता है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना बेटा, 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी नली। ये ग्रास नली के बाद हमारा खाना इसमें आता है। तो जो हम लोग खाना खाए हैं, मुंह के माध्यम जो खाना खाए हैं, तो वही जो खाना खाए हैं धीरे धीरे आएगा। तो मुंह में खाना जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस करते हैं। यही बोलस जब हमारा पच करके ग्रास नली से सरक करके जब अमाशय में जाएगा, अमाशय में जाएगा, तो वही खाना जो है काइम कहलाता है, काइम। ठीक है, और पूरा अमाशय में पचने के बाद जब वो छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के बाद पूरे पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद जब वो बड़ी आंत में जाएगा, तो बड़ी आंत के बाद एक मलाशय के पास रुकेगा। ठीक है, रेक्टम में। तो फिर वो काइम से बन जाएगा काइल, जो एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिसको लेट्रिन के माध्यम से बाहर कर देते हैं, है ना। तो पहले बोलस, ये क्या है? हमारा बोलस है। बोलस के बाद ये बोलस जो है ग्रास नली में बोलस कहलाएगा हमारा भोजन। फिर बोलस के बाद ये अमाशय में आएगा, तो अमाशय में क्या कहलाएगा? काइम कहलाएगा। और काइम के बाद हमारा ये छोटी आंत और बड़ी आंत में पूरा पाचन होने के बाद तो बड़ी आंत में जाएगा, तो ये काइल कहलाएगा, काइल। याद रखना, बोलस, काइम और काइल। ठीक है, ये होता है। अब चलो, तो ग्रास नली के बाद अब खाना कहाँ आएगा हमारा? ठीक है, तो ग्रास नली का बस यही बात याद रखना, ये भोजन को
हमारे क्रमानुकुंचन गति के आधार से सरकाता है, धकेलता है। अब धकेलते धकेलते कहाँ आएगा हमारा भोजन? ठीक है, अब कहाँ आएगा? अमाशय में आएगा। ये हमारा अमाशय, ठीक है, ये अमाशय, ये अमाशय। तो अमाशय में देखो, अमाशय अब हम लोग पढ़ेंगे तो ग्रासनी के बाद कौन सा आता है? पार्ट आता है हमारा अमाशय आता है। अमाशय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? अमाशय, अमाशय। अब अमाशय के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, तो देखो, तो अमाशय के बारे में यहां पर पूरा समझना। यह अमाशय 1, 2 और 3। अमाशय हमारा 3 भाग में बटा होता है। ठीक है, याद रखना, अमाशय कितने भागों में बटा होता है? 3 भाग में। अमाशय में जैसे ही खाना आता है, हमारा भोज्य पदार्थ जैसे अमाशय में आता है, ठीक है, तो यही सबसे ज्यादा समय तक भोजन हमारा इकट्ठित होता है, रुकता है। 3 से 4 घंटे तक अमाशय में रुकता है हमारा खाना, भोज्य पदार्थ। ठीक है, जो मुंह से पाचन करके ग्रासनी के माध्यम से जो आया हुआ है। ठीक है, देखो, ये सामने वाला जो पेट दिख रहा है हमारे इसे उदर कहते हैं, और अंदर के भाग को स्टमक अर्थात अमाशय कहते हैं। ठीक है ना, ये तो अब हमें 3 भाग होता है। ठीक है ना, देखो, ये ग्रासनी इधर अंदर आएगा, खाना अंदर आएगा। ये हमारा पहला जो है आपका कार्डियक, C4 कार्डियक। ठीक है, कार्डियक। फिर ये हमारा दूसरा जो पार्ट है अमाशय का, ये हो जाएगा फंडिक, फंडिक F। और ये लास्ट वाला हो जाएगा हमारा पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। इस प्रकार अमाशय के 3 भाग, अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। तो C फॉर कार्डियक, F फॉर फंडिक और P फॉर पाइलोरिक। तो 3 भागों में बटा होता है क्या? हमारा अमाशय। तो जैसे ही हमारा भोजन किस में आएगा? भोजन हमारा अमाशय के ऊपरी भाग में आएगा। तो अमाशय का ऊपरी भाग क्या होता है? कार्डियक होता है। क्या होता है? कार्डियक होता है, जिसमें किसका निर्माण होता है? HCl का निर्माण होता है। HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को क्या करेगा? पूरा अम्लीय बनाएगा। क्या बनाएगा? अम्लीय बनाएगा। तो अम्लीय बनाएगा, ठीक है, अम्लीय बनाएगा। अम्लीय बनाता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है छोटे छोटे जो दीर्घ अणु रहता है ना, जो हमारे मुंह में पाचन लाइसोजाइम जो था, छोटे छोटे जीवाणु को नष्ट करने का काम करता था। तो और कुछ जो जीवाणु बच जाया रहता है, जैसे कि मान लो चिकन खाते हैं लोग, है ना, एक से खाते रहते हैं, पता नहीं, है ना, तो जो उसमें बड़े बड़े जो दीर्घ होता है, चिकन को पूरा तो पाचन नहीं कर पाएगा मुंह हमारा, ग्रासनी के माध्यम से जाएगा, अमाशय में रुकेगा, पेट में सब रुकता है। तो उस छोटे जो बड़े बड़े दीर्घ अणु होता है, जैसे कि हड्डी का अणु, जैसे कि उसके कलेजे का एक से अणु रहता है, उसको पचाने का कार्य तो बड़े बड़े दीर्घ अणु को छोटे छोटे दीर्घ अणु में तोड़ देता है, गला देता है। HCl हमारा जो अम्ल होता है, और कुछ कुछ जीवाणु जो होता है उसका और नष्ट भी कर देता है। कैसे नहीं करेगा? अम्ल जो है एसिड है पूरा। ठीक है, तो उसको नष्ट करने और भोजन को और तोड़ने में तोड़ने का कार्य करता है हमारा कार्डियक। देखो, इंसान जितना खाना खाते जाएगा, जितना खाना खाएगा, पेट के आते तक, छाती के आते तक, जब खाना वक्ष गुहा के आते तक जब खाना खाओगे, तो जितना खाना खाओगे तो हमारे यहाँ पर आता जाएगा। तो आप समझ लेना, आपके जब अमाशय भरता जाएगा तो उतने सारे HCl बनता जाएगा, क्योंकि जितना खाना खाओगे उसको पचाना भी तो है। उतने सारे HCl का निर्माण करता है कार्डियक, और सबको गलाने का काम करता है। लेकिन जब खाना ज्यादा होता है तो ज्यादा HCl बनाना होता है। तो जितना ज्यादा HCl बनाता है तो वही HCl हमारा डकार के रूप में निकलता है, ऐसे करके। तो जो डकार आता है ना, वही डकार आपका क्या होता है? वही डकार आपका धुंगेन धुंगेन बोलते हो ना, मुझे अम्लीय डकार आ रहा है करके, वही अम्लीय डकार HCl के कारण आता है। अरे भाई, जितना खाना खाया सब दबा रहा है, वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, पचाने का कार्य कर रहा है। तो ये पाचन के जो सेंट है और जो उसकी प्रभाव ऊपर आता है, तो अम्लीय डकार आता है, जिसको आप लोग छत्तीसगढ़ी में धुंगेन डकारी आते बोलते हो, वही चीज। तो जितना ज्यादा भोजन करोगे उतना ज्यादा हमारे HCl बनाते हैं, इसलिए हमें अम्लीय डकार आता है।
ठीक है, तो ये कार्डियक का वही काम है, सीएल का निर्माण करना और जीवाणुओं को नष्ट करना और छोटे छोटे जो दीर्घ होता है उसको और छोटे छोटे में तोड़ना। फिर अब भूख कैसे लगती है देखो, तो जब ज्यादा खाना खाओगे और ज्यादा जब गैस बन जाता है और ज्यादा खाना हो जाता है तो अम्लीय बनता है। तो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, अम्लीय अम्लीय हो जाएगा तो क्षारीय की जरूरत पड़ेगी। तो बोलते हो अरे गैस हो गया, अरे एसिडिटी हो गया, अम्लीय अम्ली धूम के ढकारी आ रहा है, खाना नहीं पचा, ऐसा बोलते हो ना, तो तुरंत इनो पियो ठीक हो जाएगा बोलते हैं। तो ज्यादा एक सीएल बनता है, ज्यादा खाना खाओगे तो अम्लीय हो जाता है, तो इंसान को तुरंत किसकी जरूरत पड़ेगा, क्षारीय, जो कि आप लोग का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया OH2, जिसको है ना Mg हॉल OH2, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो कि क्षारीय है, जिसको आप खरीदते हो पुड़िया के रूप में, समझ लो इनो, ये क्षारीय है। तो इसको तुरंत पीते हो, तुरंत पीने के बाद हमारा अमाशय में जाता है, इधर अम्लीय इधर क्षारीय दोनों मिल गया बराबर, संतुलन में आ गया, हाय अच्छा लगा बोलते हो, है ना भाई। तो वही चीज है, जब अम्लीय चीज को थोड़ा क्षारीय दोगे तो अच्छा लगेगा, खट्टा को थोड़ा मीठा दोगे तो नमकीन लगेगा, उसी प्रकार फिर अच्छा फील होता है यहाँ पर, अच्छा लगा करके, है ना भाई। तो याद रखें चीज को। फिर उसके बाद अब खाना हमारे यहाँ पर तोड़ लिए उसको, दीर्घ को छोटे रूप तोड़ लिए, फिर फंडिक में छोटे छोटे हमारे क्या पाए जाते हैं, कांटे नुमा संरचना पाए जाते हैं, जिसको रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी, रूजी कहते हैं। और यही रूजी हमारा जब खाना ज्यादा रहता है तो ये कांटा को, ये कांटे काट को जो दिख रहा है संरचना उसको दबा के रखता है मस्त, सबसे ज्यादा समय तक इसी रूजी के माध्यम से खाना हमारा स्थिर रहता है, खाना इसी में स्थिर रहता है, पूरा रोक के रखता है खाना, भोज्य पदार्थ को रोक के रखता है, पचित भोजन को, तो फिर रोक के रखता है। तो जैसे ये खाली होता है, जैसे खाली होगा तो पाइलोरिक में आएगा, पाइलोरिक में आएगा, ठीक है। पाइलोरिक में दो प्रकार का आपका एंजाइम मिलेगा, रेनिन और पेप्सिन, ठीक। तो ये जैसे ये खाली होगा तो तो इसका कांटा खड़ा खड़ा हो जाएगा। अगर इसमें खाना भरा है तो दबा है बढ़िया, लेकिन खाना ही नीचे उतरा तो खाली हो गया अमाशय, और अमाशय खाली होगा तो ये कांटा खड़ा खड़ा हो जाएगा। तो अचानक ऐसे बैठोगे, अचानक टहलोगे, ओ जलन हो रही है, ओ पेट में चूहा दौड़ रहा है, ऐसा बोलते हो, अर्थात भूख लग रही है। तो वो कांटा चुभन होता है तो वही भूख का भाव बढ़ाता, वही भूख को बढ़ाता है ना, वही भूख लगती है हमें, क्योंकि वो कांटा गड़ता है हमारे अमाशय में, चुभती है, तब जाकर भूख लगती है इंसान को, समझ रहे हो ऐसा। तो इस प्रकार हो जाएगा। फिर ये खाली हुआ, खाली होने के बाद किस में आता है, पाइलोरिक। इस पाइलोरिक भाग में अब हमारा टूटा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन कहाँ आएगा, पाइलोरिक वाले भाग में आएगा, अमाशय में, जो कि इस अमाशय में हमारा क्या मिल जाएगा, दो एंजाइम्स मिलेगा। एक एंजाइम मिलेगा क्या, याद रखना, इसी अमाशय में रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन, याद रखना, ठीक है, रेनिन और पेप्सिन, ठीक है ना। तो ये रेनिन और पेप्सिन जो है जठर रस का निर्माण करता है, किसका, जठर रस, जठर रस। ये रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, ये जठर ग्रंथि, तो हमारा जो जठर ग्रंथि इसी पेट के पाइलोरिक वाले हिस्से में, ये पाइलोरिक वाले हिस्से में क्या मिलता है, जठर ग्लैंड अर्थात जठर ग्रंथि मिलता है। और जब भी ग्रंथि मिला, जठर ग्रंथि कहां स्थित होता है, पाइलोरिक वाले भाग में, और जैसे ही ग्रंथि मिला मतलब वो एंजाइम का क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा, स्रावण करेगा। तो जठर ग्रंथि किससे मिलकर बना होता है, अर्थात जठर ग्रंथि में क्या मिलता है, तो रेनिन और पेप्सिन नामक क्या मिलता है, एंजाइम मिलता है। तो रेनिन जो है किसका पाचन करेगा और पेप्सिन जो है किसका पाचन करेगा, ये जानने वाली बात है ना। तो देखो समझना, ठीक है। हमारे इस भाग में क्या मिलता है, अमाशय के पाइलोरिक वाले भाग में, इस पाइलोरिक वाले भाग में हमारा मिलता है आपका रेनिन और पेप्सिन, ये दोनों एंजाइम हैं जो कि दोनों मिलकर के जठर रस का निर्माण करता है, जठर ग्रंथि, जठर ग्लैंड,
है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं जिसको। तो यही रेनिन किसका पाचन करेगा, दूध का दही में परिवर्तन करेगा। रेनिन दूध से दही में, ठीक है। और दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है, केसिन नामक प्रोटीन केसिन, ठीक है, ये विटामिन प्रोटीन। तो केसिन विटामिन अर्थात केसिन प्रोटीन का निर्माण कौन से एंजाइम करता है, तो केसिन नामक प्रोटीन का निर्माण पाचन रेनिन नामक एंजाइम करता है। यह हमारा रेनिन जो है बच्चों में अधिक मात्रा में मिलता है। कैसे, देखो, जब एक छोटे से बच्चे, है ना, छोटा सा बच्चा दूध पीता है, दूध, तो दूध देखना जैसे वो 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर में तुरंत उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है। तो उल्टी करता है तो वो दही उल्टी करता है, न कि दूध। उतने उसके में इतना रेनिन की मात्रा होती है कि तुरंत दूध को दही में बदलते जाता है, क्योंकि अब प्रोटीन को पचाने के लिए ज़्यादा रेनिन की आवश्यकता पड़ता है। बच्चे लोग का पाचन क्रिया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, लेकिन उनका रेनिन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, लाल ग्रंथि बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जो कि तुरंत खाना को पचाता है। और ये इसमें रेनिन बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि माँ के दूध को तुरंत दही में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो यह दूध का दही में परिवर्तन कौन करता है, रेनिन नामक एंजाइम, ठीक है, केसिन प्रोटीन को भी। तो पेप्सिन, और तो हमारे खाने में बहुत सारा विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है। तो प्रोटीन जो मिलता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तन करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तन पेप्सिन नामक एंजाइम करता है, ठीक है। फिर इस प्रकार से खाना में, ठीक है, इस प्रकार हमारे अमाशय में पूरा खाना जो है क्या हो जाएगा, पच जाएगा, ठीक है। देखो इधर दूध अर्थात ये दूध जो केसिन नामक विटामिन प्रोटीन जो था, प्रोटीन ये पच गया, इधर प्रोटीन को और पेप्टोन में परिवर्तन कर दिया। अब धीरे धीरे टूट रहा है ये, मतलब पच रहा है। फिर यह अमाशय में पूरा कंप्लीट पाचन प्रक्रिया होने के बाद धीरे से यह हमारे यकृत और पैंक्रियास में पाए जाने वाले विभिन्न एंजाइम के सहायता से भोजन हमारा छोटी आंत में प्रवेश करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का अमाशय समझ में आया, ठीक है। कभी कभी बहुत सारे का बच्चों का मन में यह सवाल होता है कि सर, जब हमारे पेट में अमाशय में HCl नामक अम्ल होता है तो पेट जलता क्यों नहीं। तो बेटा याद रखना, इस कार्डियक भाग में, है ना, पूरे इसमें हमारे देखा जाए तो इसमें क्या मिलता है, म्यूकोसा अर्थात श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, म्यूकोसा होता है, जो कि पूरा ये इसके थैलीनुमा इसको क्या करके रखता है, इसका सहायता करता है, ताकि ये इस HCl से ये मत प्रभावित होकर के। तो ये हमारा म्यूकोसा जो है इसमें रहता है, म्यूकोसा जो रहता है ये इसका सहायता करता है, इसलिए वह उस पर नहीं जला पाता, सहायता करता है, छेक देता है, फिर उसको रोक देता है, ठीक है ना, ऐसा। और देखना, जब भी HCl का निर्माण करता है, HCl का निर्माण करता है, तो जब अचानक उल्टी होती है तो जब नाक में जाता है तो इतना जलन होता है, बहुत ज्यादा, मुंह भी जल जाता है कभी कभी, है ना, क्योंकि वही HCl उल्टा जब होता है तो अब उल्टी होगा तो HCl हमारा अम्लीय जब क्या होगा, निकलेगा, तो कैसे में जलन नहीं होगा, है ना, उस समय तुरंत पानी में तो ठीक लगता है ना। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं आप लोग को मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली और अमाशय तक पूरा हमारा जो पाचन हुआ आप लोग को समझ में मिला होगा। अब अमाशय के बाद हमें कहाँ उतरना है, ग्रसनी में उतरना है, सॉरी, अमाशय के बाद छोटी आंत में उतरना है, ठीक है। अमाशय के बाद अब हमारा भोजन छोटी आंत में प्रवेश करेगा। तो प्रवेश करेगा तो वो किस किस के माध्यम से, यकृत के में पाए जाने वाले आप लोगों का पित्ताशय के माध्यम से, और हमारे पैंक्रियास में पाए जाने वाले एंजाइम, ठीक है, जो कि आप लोग का मिलेगा भी, लाइपेज मिलेगा, एमाइलेज मिलेगा और ट्रिप्सिन मिलेगा, ठीक है। यही सभी प्रोटीन विटामिन के भी पाचन करेगा, स्टार्च का, वसा का, तब ये पूरा पाचन करेगा, तब जाकर के हमारा ये भोजन छोटी आंत में प्रवेश करेगा। तो अब छोटी आंत हम लोग हेडिंग डालते हैं, ठीक है। चलो, ये हमारा छोटी आंत, फिर छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत के बाद पूरा खाना पचने के बाद मलाशय में रुकेगा, फिर उसको एनस के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं।
अमाशय का आकार कैसा होता है करके पूछा जाता है, तो अमाशय का आकार बेटा हमारा जे आकार का होता है। ठीक है, जे आकार का ऐसा करके रहता है ना, ऐसा करके जे आकार का रहता है, जे आकार। ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, याद रखना अमाशय। और जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो जठर ग्रंथि अमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो रेनिन और पेप्सिन। रेनिन किसका पाचन करता है, तो रेनिन दूध से दही में परिवर्तन करता है, केसिन प्रोटीन नामक का पाचन करता है। और रेनिन के बाद क्या था हमारा, रेनिन के बाद ट्रिप्सिन प्रोटीन पेप्सिन। तो पेप्सिन किसका पाचन करेगा, पेप्सिन आप लोग का प्रोटीन से पेप्टोन या पेप्टोन्स उसमें परिवर्तन करता है। और यही प्रोटीन पेप्टोन से बना है। और नीचे अमाशय में जाएगा ना छोटी आंत में, तो अमाशय से छोटी आंत में जाएगा तो वही पेप्टोन से पेप्टाइड में परिवर्तन होगा। देखते हैं, आगे समझते चलना धीरे धीरे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तब समझ में आएगा। और एक एक चीजें नोट करते जाना, तब समझ में आएगा। एग्जाम में जितना पॉइंट बनता है उससे भी ज्यादा बता रहा हूं मैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस ध्यान से पढ़ते चलो ना आप लोग। छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत में देखो, ये हमारा छोटी आंत है ना भाई। अब ये हमारा ये अमाशय से सीधा खाना कहाँ आएगा, छोटे आंत में। यहाँ पर है आप लोग का पेंक्रियास, और यहाँ पर है आपका लीवर, और यहाँ पर है आपका पित्ताशय। ठीक है, ये तो देखो, तो जब हमारा भोजन ग्रास नली से अमाशय में आता है, तो अमाशय में जैसे आएगा तो अमाशय में किस में आएगा, अब अमाशय के बाद छोटी आंत में आएगा। यह छोटी आंत, तो छोटी आंत में जैसे ही आएगा, तो छोटी आंत में कैसे में आएगा, देखो खाना तो पूरा अम्लीय है, अर्थात थोड़ा उसमें एसिड मिला हुआ है, तो एसिड वाले भाग को बेचारा कैसे पचा पाएगा। तो ये जैसे पूरा हमारा खाना अम्लीय होता है, तो ये बोलता है कि मैं अम्लीय खाना को नहीं पचा पाऊंगा भैया, बोलता है सीधा। कौन, ये हमारा छोटी आंत। ठीक है ना, तो फिर अब वो अम्लीय है तो अम्लीय को क्षारी करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो अग्नाशय है, तो अब ये हमारे पूरे खाना जो बना है, वो जो पाचन हुआ है, जो भोज्य पदार्थ उसका पाचन है, उसमें क्या क्या मिलता है, वसा है, स्टार्च है, प्रोटीन है, सबका पाचन तो करना पड़ेगा ना अच्छे से। छोटे आंत को पाचन करना पड़ेगा, तो मैं अकेला कहाँ सक पाऊंगा, मेरा सहायता करो बोलता है। तो देखो, तब याद रखना, इधर हमारा एक ग्रंथि है, यकृत है, यकृत। ठीक है, क्या है, यकृत, यकृत लीवर। ये लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो वो याद रखना यकृत, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कलेजा, जिगर। ठीक है, याद रखना यकृत, यही लीवर। ठीक है, लीवर में क्या बनता है, लीवर में पित्ताशय ग्रंथि होता है। ठीक है, लीवर में पित्ताशय होता है, पित्ताशय। ठीक है, याद रखना, जिसको गाल कहते हैं। ठीक है, याद रखना, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर कहते हैं, गाल ब्लैडर, जो कि इस पित्ताशय में, देखो ये जो है यकृत, यकृत हमारे गाल ब्लैडर होता है, इसमें पित्ताशय है ना। इसी पित्ताशय में क्या होता है, पित्त रस, पित्त रस निकलता है, पित्त रस निकलता है। और ये पित्त रस क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक, पित्त रस क्षारीय होता है। लगभग 8 इसका क्या होता है, 8 इसका हमारा 7.5 से 8, मतलब 7 से ऊपर ही रहता है, पीएच मान होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो क्षारीय, तो पित्ताशय है, हमारा पित्ताशय क्या देगा, यकृत के माध्यम से हमारा पित्ताशय जो है हमारे अब छोटी आंत को रस देने का काम करेगा। कौन सा रस, पित्त रस, जो कि क्षारीय है। बेचारा अम्लीय खाना को नहीं पचा पाएगा, तो इधर से धीरे धीरे सिक्रेशन होगा, आएगा।
ठीक है। फिर तो जो लेकिन ये हमारे छोटे आंत है, ये छोटे आंत भी 3 भागों में बटा हुआ है। क्या क्या? पहला देखो, देखो समझना, ये हमारा लाल वाला हिस्सा पहला, काला वाला हिस्सा दूसरा और नीला वाला हिस्सा तीसरा। इस प्रकार से ये भी 3 भागों में बटा है। ठीक है, हमारा छोटी आंत भी 3 भाग का होता है। छोटी आंत 3 भाग का होता है। छोटी आंत में खाना भी सबसे ज्यादा समय तक मतलब ज्यादा पाचन कौन से भाग में होता है? तो शरीर के हमारे छोटी आंत में खाना सबसे ज्यादा पचता है। सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो छोटी आंत में पाचन होगा। ठीक है ना। तो छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी। ड्यूडेनम के बाद है अपना जेजुनम, ठीक, जिसको बोलते हैं मध्यांत्र। मध्य हिस्सा है तो मध्यांत्र। और निचले वाला हिस्सा हमारा इलियम। इलियम, ये तो जैसे ही मान के चलो, अब ये क्या है, किसमें आएगा? इसमें देखो, तो इस अमाशय में भी हमारे छोटी अमाशय के नीचे छोटी आंत में भी, छोटी आंत में 2 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हार्मोन। 2 हार्मोन पाया जाता है। कौन कौन सा हार्मोन? तो याद रखना, कोलेसिस्टोकाइनिन और, ठीक है, और इसी में एक और होता है सेक्रेटिन। ठीक है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन, ठीक है, 2 हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक है, यही हार्मोन ये जठर रस को क्या करेगा? सॉरी, जठर रस बोलता हूं, पित्त रस को उत्तेजित करेगा। ओ भैया मुझे तुरंत छारिए दो, मुझे पित्त रस दो करके इस पित्ताशय क्या करेगा? उत्तेजित करेगा। तो हमारे छोटी आंत में पाए जाने वाले कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? पित्ताशय को पित्त रस देने के लिए उत्तेजित करता है। याद रखना है। ठीक है, लेकिन ठीक ये हो गया, तभी ये हमारा ये सीक्रेशन करता है क्या? फिर पित्ताशय जो है फिर पित्त रस देता है। फिर पित्त रस किस में आएगा? हमारे छोटी आंत में आएगा। ठीक है, तो फिर हमारा जो अम्लीय भोजन है, तो पित्त रस जैसे इसमें अंदर आया तो पित्त रस क्षारीय है, तो पित्त रस क्षारीय और अम्लीय मिलकर के दोनों संतुलन बना लेता है। फिर हमारे छोटी आंत के पहली हिस्सा ड्यूडेनम में, ग्रहणी में भोजन प्रवेश करता है। तो इस भोजन में बहुत सारा क्या आपको मिलेगा? प्रोटीन, विटामिन, वसा, स्टार्च। ठीक है, तो फिर ज्यादा इसमें विटामिन मिलेगा, ज्यादा क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा, ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, पेप्टोन मिलेगा। पेप्टोन याद आ रहा है ना? तो उसको मैं नहीं पचा पाऊंगा भैया बोलेगा। तो फिर क्या करेगा? अब सेक्रेटिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या बोलेगा? पैंक्रियाज भैया सुनना जरा, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे मेरे वसा स्टार्च को पचाने का काम करिए बोलता है। तो ये हमारा पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास बोलते हैं, पैंक्रियास है। पैंक्रियास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। इस अग्नाशय में, ठीक है, अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाएगा। ये अग्नाशय हमारा ग्रंथि है, ग्रंथि। इस अग्नाशय में ग्रंथि पाया जाएगा, 3 प्रकार का ग्रंथि, याद रखना। ठीक है, क्या क्या ग्रंथि याद रखना? तो इस अग्नाशय में पाए जाने वाला ग्रंथि क्या हो जाएगा? देखो, तो इस अग्नाशय में 3 ग्रंथि याद रखना। ठीक है, ताल करके ट्रिक याद रखना, ताल करके। ठीक है, एल से होता है लाइपेज, ए से हो जाएगा एमाइलेज, और टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम में अब फिर यही सीक्रेटिन क्या करता है? हाँ ठीक है भैया, पैंक्रियाज भैया अपने एंजाइम्स को बोलो कि वसा स्टार्च को पाचन करे करके। तो यहाँ पर 3 तो एंजाइम है,
किस किस को कैसा कौन पाचन करेगा ये तो जानना जरूरी है ना। तो लाइपेज, ला से लिक्विड मतलब लिपिड अर्थात वसा। तो लाइपेज जो है हमारा वसा का पाचन करता है। किसका जी? लाइपेज वसा का पाचन करता है। वसा अर्थात स्टार्च, लिपिड लिपिड लिपिड। तो लिपिड बोलो या वसा बोलो, तो वसा और लिपिड का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम करता है, जो कि हमारे पैंक्रियास ग्रंथि में पाई जाती है। एमाइलेज, एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करेगा। किसका? स्टार्च। तो स्टार्च का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? याद करो, हमारा प्रोटीन है ना, रेनिन जो है, रेनिन और ट्रिप्सिन, क्या रेनिन और क्या मिला था? हमारा पेप्सिन। तो पेप्सिन नामक प्रोटीन जो है, मतलब पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदला था। वही पेप्टोन्स को किसमें बदलेगा? ये ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को किसमें बदलेगा? पेप्टाइड में, पेप्टाइड में परिवर्तन करता है। कौन? ट्रिप्सिन। इस प्रकार से खाना में पूरा जो पैंक्रियास के माध्यम से और ये पित्ताशय के पित्तरस के माध्यम से खाना प्रॉपर हमारा कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत में आ जाएगा। छोटी आंत कौन से हिस्सा में पहुंच गया? डेड्यूनियम में, ग्रहणी। अब ग्रहणी में आराम से पाचन होने के बाद जेजुनम में पहुंचता है। जेजुनम में आएगा आराम से। जेजुनम में खाना थोड़ी देर के लिए रुका, पाचन की प्रक्रिया और तोड़ा, फिर आगे बढ़ा। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाले इलियम वाले हिस्से में, किसमें? ये हमारे नीचे वाले हिस्से इलियम, इलियम। ठीक है, इलियम। इस इलियम में एक और एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इरेप्सिन। ठीक है, कौन सा? याद रखना, इरेप्सिन नामक एंजाइम। ये इरेप्सिन जो है, इरेप्सिन, ठीक है, ये हमारे पेप्टाइड को किसमें परिवर्तन करेगा? पेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो इरेप्सिन जो है पेप्टाइड को किसमें परिवर्तन करेगा? अमीनो अम्ल में, अर्थात एक प्रकार का लिक्विड बन गया। तो अब जल का शोषण कौन करता है और पाचन का? तो जल का शोषण, अब ये हमारा जल बन गया तो हमारा किसमें आएगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत हमारे जल का पूरा पाचन का अवशोषण करता है। ठीक है, इस प्रकार से इलियम में पूरा खाना जो है पूर्ण तरीके से पच जाता है। तो सबसे ज्यादा पाचन कौन से हमारे अंग में होता है? तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है। ठीक है, और ये इलियम जो है हमारे ड्यूडेनम और जीजेनम से बड़ी होती है। ठीक है, याद रखना। इतना हो गया। जैसे कि ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ग्रहणी। ठीक है ना, और ये 2 से 4 मीटर लंबी होती है मध्यांतर, जेजुनम। और इलियम को देखा जाए तो 3.4। इस प्रकार से हमारा छोटी आंत देखा जाए तो 2 से 6 फीट तक मतलब मीटर तक लंबाई होती है। ठीक है, छोटी आंत जिसका तीनों हिस्सा में होता है। इस प्रकार आप छोटी आंत से हमारा जो भोजन है पूरा पाचन होकर के अब किसमें प्रवेश करेगा? बड़ी आंत में। ठीक है, अब बड़ी आंत को ध्यान से समझना, यह भी 3 भाग का होता है। बड़ी आंत हमारा सीकम कोलन मलाशय 3 पार्ट में होगा, जो कि जल का अवशोषण करता है, पूरा जल को सोखने का कार्य करता है। वही जल यदि हमारा बड़ी आंत, ठीक है, नहीं सोख पाएगा तो इंसान को डायरिया हो जाता है और पेचिस हो जाता है, डायसेंट्री हो जाता है, क्योंकि वो जल का अवशोषण करता है हमारा बड़ी आंत। और जल को नहीं सोख पाएगा, नहीं अवशोषण कर पाएगा तो पानी सेम टू सेम नीचे उतर के क्या लूज मोशन हो जाएगा, जिसको आप लोग पेचिस कहते हो, है ना भाई। चलो देखते हैं। इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो यहीं रहेगा, बार बार देखना, पूरा याद कर लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना। वीडियो अच्छा लग रहा होगा बेटा तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। पूर्ण पाचक ग्रंथि किसे कहते हैं करके पूछा जाता है, तो अग्नाशय को पूर्ण पाचक ग्रंथि कहते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नाशय में वसा, स्टार्च, प्रोटीन सबका पाचन होता है, इसीलिए अग्नाशय को पूर्ण पाचक ग्रंथि कहते हैं। ठीक, याद रखना। अब चलो, अब बात करते हैं आमाशय की। तो सबसे पहले आप अच्छे से बना लेना ये
ठीक, ये बन गया। अब ये हमारा ये हो गया मुख, ग्रसनी, है ना, ग्रसनी इधर, ग्रासनली, अमाशय, अपाशय से छोटी आंत, छोटी आंत का भोजन कहेगा बड़ी आंत। ठीक है, अब हमारा खाना जो है किस में आने वाली है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, यह बड़ी आंत। ठीक है, तो हेडिंग डालना बड़ी आंत। ठीक है, चलो देखो, बड़ी आंत भी हमारा देखा जाए, बड़ी आंत, ये जो हमारा ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत देखो, तो ये उल्टा यू आकार का दिख रहा है, उल्टा यू। ठीक है, ये हमारा बड़ी आंत है, ये है उल्टा यू, जो कि यहां पर आकर कौन जुड़ा हुआ है, छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहां एक दूसरे को स्पर्श करता है वहां पर हम लोग वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि ये एक प्रकार के इसका हमारा हिस्सा है। बड़ी आंत को 3 भाग में बांटेंगे, 3 भाग, बड़ी आंत के 3 भाग, ये हो जाएगा सीकम। ठीक है, सीकम, और ये पूरा बाहरी वाला हिस्सा, पूरा इतना यहां से यहां तक, ये पूरा ये हमारा ये हो जाएगा कोलन, कोलन, COLON, कोलन। और यहां पर हमारा क्या रुकता है, ये रेक्टम, जिसको हम लोग मलाशय कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ रहता है यहाँ पर, अपचित भोजन जिसको काइल कहते हैं, यहां से बाहर कर दिया जाता है एनस के माध्यम से, गुदा द्वार के माध्यम से। ठीक है, ये तो ये हमारा बड़ी आंत, इसको क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया सीकम। ठीक, और ये पूरा बाहरी हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, कोलन, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा मलाशय, जहां पर अपशिष्ट पदार्थ रुकता है, और ये एनस। ठीक, तो ये उल्टा यू आकार का होता है। अब देखो, ये वर्मी फार्म, यहां पर ये छोटा जो दिख रहा है अवशेषी अंग, वर्मी फार्म अपेंडिक्स नामक अवशेषी अंग ये होता है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग से तात्पर्य होता है ऐसा अंग जो कुछ काम नहीं करता। तो अचानक जब हमारा भोज्य पदार्थ, कुछ भोज्य पदार्थ, एक्स्ट्रा भोज्य पदार्थ इधर ही तरफ आ जाता है, ठीक है, अपेंडिक्स की तरफ आ जाता है, तो वो उसको सड़ा नहीं पाता, मतलब ज़्यादा सड़ जाता है, तो हमारा अपेंडिक्स खराब हो जाता है, फिर व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसको ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। ठीक है, कभी कभी इधर ही आ जाता है, तो इसको अगर काट दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इंसान आराम से जी सकता है। ठीक है ना, यह हो गया अवशेषी अंग। ठीक, अब देखो, बड़ी आंत हमारा 3 भाग में, सीकम, कोलन, मलाशय। तो पूरा सीकम में, है ना, पानी का अवशोषण होगा, पाचन अर्थात भोजन का अवशोषण होगा। तो जल का अवशोषण कौन सा हिस्सा करता है, तो पूरा जल का अवशोषण हमारा ये कोलन करता है। यही कोलन पूरा देखो, मान के चलो हमारे बॉडी में पूरा पानी की आवश्यकता है, अवशोषण करेगा, और ये पानी का अच्छे से अवशोषण नहीं कर पाएगा, तो जितना हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सभी रस कहाँ जाएगा, इसमें आएगा, और ये अवशोषण नहीं कर पाएगा, तो सेम टू सेम वैसा लूज मोशन की ओर निकल जाएगा, जो पेचिस डायसेंट्री हो जाता है। इसीलिए कोलन का भी अच्छा काम करना बहुत जरूरी है, इससे हमारा पाचन क्रिया अच्छा हो करके हमें उतना ही खाना चाहिए जितने हमें जरूरत। ठीक है ना, तो याद रखना, ये हमारा फिर भोजन कोलन तक पूरा पाचन होता है, फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो जो अपचित भोजन होता है, जो फाइबर स्टार्च में जो कुछ बच जा रहता है, वो हमारे रेक्टम अर्थात मलाशय में आएगा, फिर उसको समय अनुसार इंसान समय समय में बाहर कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होता है हमारे किसमें, शरीर में। ठीक है, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कल कुछ और डिस्कस करेंगे। जितना बताया हूं उतना आप लोग लिखते चलना और प्रॉपर याद करते चलना, यही चीज आपके एग्जाम में आएगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।